आज एक ऐसे मसले पर चर्चा हो रही है जो पूरे प्रदेश को हिला करके रख देगा। हम जानते हैं कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरत है समाज के लिए, वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर से कुछ ऐसे पत्राचार हो रहे हैं जो शिक्षा को लेकर के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम इस संदर्भ में बात करने जा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज पांडे जी से, जो 1986 में ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज के विद्यार्थी भी रह चुके हैं। आदरणीय पांडे जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन पत्रों की चर्चा हो रही है लोगों के बीच में, वह पत्र कब और कहां से लिखा गया और उसमें किन बातों की चर्चा की गई है? आदरणीय पांडे जी। जी 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 प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये पत्र जो है शक्ति भवन से आ रही है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन 14 अशोक मार्ग लखनऊ से। जी जी। ये आई हुई है ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज, परीक्षा, पनकी जी जी में जितने भी विद्यालय जो उत्पादन निगम द्वारा चल रहा था, बल्कि उस समय कहा जाए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत द्वारा जो चल रहे थे। हाँ, राज्य विद्युत परिषद। जी जी जी, राज्य विद्युत परिषद द्वारा चल रहे थे जी। और हम तो ओबराय इंटर कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और आप जैसा ये आप भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ मधुप माथुर हुए, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किए थे शायद 74 में, 1974 में। जी, गौरवशाली परंपरा रही। जी जी। हाँ, गौरवशाली परंपरा रही है। फिर संजीव अरोड़ा हुए हमारे साथ, अमिताभ सिंघल हुए। ये लोग हमारे बैच के 15वां 16वां स्थान प्राप्त किए थे इंटर में। जी जी। और हाई स्कूल में भी टॉपर रहे हैं ये लोग। आलोक सिंह जो कि आज IAS हैं। जी जी। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के रैंक पे हैं। जी जी। आप ये समझिए कि इस विद्यालय का और स्पेशली ओबरा का जी जी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है पढ़ाई के मामले में। श्री कन्हैयालाल पांडे जी हम लोगों के प्रधानाचार्य हुआ करते थे। जी जी जी। अनुशासन के मामले में। जी जी। और उत्तर प्रदेश राज्य निगम द्वारा राज्य परिषद द्वारा जी जी बहुत ध्यान दिया जाता था विद्यालय पर। जी जी जी। उसी का ये नतीजा था कि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता था और पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़ के नाम किए। हाँ, प्रतिवर्ष मेरिट लिस्ट में नाम हुआ करता था, कोई ऐसा साल नहीं था मेरिट लिस्ट में। और भैया जी आपसे बताएं, 7-8 लड़के तो IIT बीट करते थे। जी जी जी। और CPMT में आते थे लड़के लड़कियां। जी जी जी। लेकिन आज दुर्भाग्य है जी जी कि सब कुछ होते हुए वहां से एक पत्र आ रहा है कि इसकी आख्या दें कि किस तरह से इसको जो है प्राइवेट संस्थान को दे दिया जाए या कहिए शुद्ध हिंदी में कि बेच दिया जाए, यही ना? हाँ जी 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 जी। और यह कहीं भी मैंने गले से नीचे नहीं उतरता। यह ओबरा, अनपरा, ये सब जो क्षेत्र हैं यह पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र है। जी जी जी। गवर्नमेंट को एसआर से या अन्य सुविधाओं से मिलती है शिक्षा व्यवस्था, पानी व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के लिए, विकास के लिए ऐसे जगहों पर। जी जी। और ऐसे जगहों पर शिक्षा कहिए, चिकित्सा कहिए, इसी को जब चौपट कर देंगे सरकार, जी जी, तो रह क्या जाएगा फिर जीवन में और इस धरती पर या ओबरा में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा फिर। हाँ, एक सवाल और भी है कि सबसे पुरानी परियोजना सोनभद्र की, मिर्जापुर की कहिए बल्कि, और मिर्जापुर की 60 के दशक में इस परियोजना की स्थापना प्रारंभ हुई। और ओबराय इंटरमीडिएट कॉलेज की अपनी एक पहचान, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जहां लगातार शिक्षकों की संख्या कम होती जा रही है। देखिए, इसके पीछे कारण है। जी, हमको तो लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश विद्युत निगम का या उत्पादन निगम का जो मंशा है, जी जी, ये शुरू से प्लानिंग में रहे हैं कि इस विद्यालय को एकदम नष्ट कर देना है। जी 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 जी। आज के डेट में जो विद्यालय की संरचना है, जी जी, आप ये देखिए, अरबों रुपए आप खर्च करेंगे तो इस तरह की संरचना, इस तरह की कमरे व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी जो उस समय बन गए। जी जी जी। हंसते खेलते उस समय बने
और व्यवस्थाएं रही, बच्चे पढ़े निकले, बच्चों को लाभ मिला इसका, और आज इसको नष्ट करने की पता नहीं किस मंशा से ये सोच है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और स्पेशली ये क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, भले ऊर्जांचल क्षेत्र तो है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है। जी 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 सरकार को तो इसका प्रोत्साहन देना चाहिए जी विद्यालय, और बनाना चाहिए जी जी यहाँ पर विद्यालय बने, और सुविधाएं देना चाहिए कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। जी जी अब सोचिए कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस समय 6 रुपए 20 पैसे पर ये महीने की फीस होती थी कक्षा 6 में, जी 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 और लगभग 10-12 रुपए के आसपास फीस दे के महीने में और इंटरमीडिएट कर लेते थे। जी 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 आज वह स्थिति यहाँ आज ही होना चाहिए कि गवर्नमेंट को शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और एक बात तो और भी है कि राजकीय स्तर पर कोई जी जी इंटरमीडिएट कॉलेज यहाँ पर नहीं है। अगर एक है यहाँ तो नहीं है एक बालिका जी है केवल, जी और जी या कहीं ज्वाइंट रूप से या लड़कों के लिए कोई भी इंटरमीडिएट कॉलेज राजकीय नहीं जहाँ बच्चों को कम पैसे में या निःशुल्क शिक्षा मिल सके। और जी यहाँ पर आज के डेट में वही जीआईसी को ले लीजिए, जी जी तो उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट का तो कोई कॉलेज ही नहीं है जिसमें कि गरीब बच्चे या साधारण परिवार कर लीजिए, मीडियम परिवार कर लीजिए, उनके बच्चे यहाँ से पढ़ सके। वो भी बालिका का है, राजकीय बालिका है, उसमें लड़के तो पढ़ नहीं सकते। जी नहीं, उसमें बच्चे तो कभी नहीं पढ़ सकते, वो तो सिंगल लड़कियों के लिए है, बालिकाओं के लिए है। जी हाँ जी जी और तो बताएं आप जी। तो एकल कन्या वहाँ पर पढ़ना है, वहाँ पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और इस विद्यालय को नष्ट कर दिया जाएगा जी जी तो अब समझिए ओबरा तो शिक्षा विहीन हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, जो कम पैसे में पढ़ लिख लिया करते थे, जी अब उनके लिए पढ़ना बहुत बड़ा असंभव और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जबकि कहा जाए कि समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा अत्यंत जरूरी है। शिक्षा ऋण है, ऋण की तरह है, ऋण की हड्डी की तरह है। इसके बावजूद शिक्षा के प्रति इस तरह की सोच, आखिरकार इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, क्यों ऐसा करना चाहती है? देखिए, अब हम लोग जो बोलेंगे तो सरकार को लगेगा कि हम लोग उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं। जी जी लेकिन हमको तो लग रहा है वाकई यदि पूछिए तो कि क्षेत्र अशिक्षित रहे और केवल वोटर बन के रह जाए। आपने काफी गंभीर बात कर दी। बिल्कुल। आदरणीय पांडे जी लाइन पर हैं इसी समय, इसी मसले पर कांग्रेस के लीडर हैं धीरज पांडे जी। जी जी वो भी जुड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी जोड़ लें और साथ में ही चर्चा हो जाए इस विषय पर। जोड़ लिया जाए। जी 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 जोड़ते हैं। और जी भैया। हाँ, पांडे जी भी लाइन पर हैं इसमें, अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता। इसी विषय पर चर्चा हो रही है और आपको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं ना जी, तो साथ में ही चर्चा हो जाएगी। और हमको लगता है पांडे जी आवाज मिल रही है। हाँ जी, हमारे पास आवाज आ रही है। ठीक है, हम पांडे जी से बात करते हैं। कांग्रेस लीडर हैं सोनभद्र की जाने पहचाने धीरज पांडे, जिनको लगभग पूर्वांचल के लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं और कांग्रेस युवा में आपको प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदारी मिली हुई है, महासचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में धीरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 4 अप्रैल को एक पत्र निर्गत हुआ है विभिन्न परियोजनाओं के लिए शिक्षा के संदर्भ में, कि जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्यालय हैं उनके निजीकरण को दिए जाने की संभावनाओं के संबंध में, तो आप क्या कहना चाहेंगे पांडे जी, इसको बताएं। धीरज जी, सबसे पहली बात तो देखिए, ये राष्ट्रवादी सरकार बनती है, इसमें राष्ट्रीयकरण होने के बजाय निजीकरण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शिक्षा क्षेत्र में जनपद में भी हो गई। ओबरा इंटर कॉलेज जो गौरव है हमारे जनपद का, ये मिर्जापुर भी जिला हुआ करता था। उस वक्त भी मिर्जापुर सोनभद्र के सारे विद्यालयों की कॉपी वहाँ पे जारी करती थी। जी जी जी। और अकेला राजकीय विद्यालय है
जी जी एक है तो गर्ल्स है, तो कोई एजुकेशन नहीं है, लड़के कहाँ पढ़ेंगे। जी जी और काफी गरीब बच्चे भी जी उन जी विद्यालयों में पढ़ते हैं जिनको इस निजीकरण के पत्र के माध्यम से जन्म में लिया जा रहा है। जी 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 तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी चीजों पे अगर होगा तो हम उसके खिलाफ हम लोग मुखर आवाज बुलंद करेंगे। राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, न कि निजीकरण होना चाहिए, हमारी राय ये है। बड़े भाई अधिवक्ता आदरणीय पांडे जी से आपसे जानना चाहेंगे कि धीरज पांडे जी कांग्रेस में काफी प्रभावशाली लीडर हैं और आपका स्पष्ट कहना है कि ये तो सीधे सीधे आपने कहा कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यहाँ तो निजीकरण की बात चल रही है, जिसका हम लोग प्रबल विरोध करेंगे। बड़े भाई आप आदरणीय पांडे जी आप बताएं कि कितना सहमत हैं धीरज पांडे जी की बातों से। नहीं, देखिए यहाँ पर वो नीरज पांडे जी जो बात कर रहे हैं जी जी वो 100% सही कह रहे हैं, 100% सत्य है जी जी कि विद्यालय का निजीकरण ही रहना चाहिए, सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए, न कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। हाँ, मतलब सार्वजनिक तौर पे चलना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, यही ना? जी 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 जी। निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण तो कतई नहीं होना चाहिए। कम से कम शिक्षा विभाग, देखिए एक बात हम आपसे कहेंगे, थोड़ा सा हमारी बातों को लीजिए। जी जी सरकार केवल 2 चीज पर ध्यान दे, जी जी शिक्षा और चिकित्सा, जी 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 बाकी किसी चीज पर न ध्यान दे जी जी तो हम बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। जी 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 केवल शिक्षा और चिकित्सा हमको दे, जो मुफ्त में देना है, बाकी जी। हमको कुछ न दे, तो हम सभी लोग अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। हाँ, जो कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही प्राइवेट में दे रहे हैं, चिकित्सा को ही प्राइवेट में दे रहे हैं, तो बताइए कहाँ कोई सफल हो पाएगा। आज गरीब इस क्षेत्र में 200 रुपए 300 रुपए मजदूरी जिसको मिल रही है जी वो कहाँ से पढ़ पाएगा, बताए। तो इसके पीछे जैसे एक तरफ विकास की बात करते हैं, जी, तो ये शिक्षा की विकास कर रहे हैं कि अशिक्षा का विकास कर रहे हैं, या इसको क्या मानते हैं, किस तरह का विकास इनका चल रहा है, परिभाषा क्या रख रहे हैं? धीरज जी आप बताएं इसके बारे में। जी, ये सीधे सीधे गरीबों के ऊपर वार कर रहे हैं और जो जनता है उसके ऊपर वार कर रहे हैं, क्योंकि सुविधाएं बढ़ाने के बजाय ये सुविधाएं सीधे सीधे छीनी जा रही हैं। जहां एक तरफ जो विद्यालय इसके जद में आ रहे हैं उसमें शिक्षकों की नियुक्ति, नई नियुक्ति काफी समय से बंद है, उसके कारण शिक्षकों की काफी कमी हो गई है। जी जी तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी हो गई है। उसको और व्यापक पैमाने पे अच्छा बनाते के साथ साथ उसको बेचने का काम, एक तरीके से जो निजीकरण एक शब्द है लेकिन हमारे हिसाब से उसको एक तरीके से बेचने का काम जो हो रहा है, जी जी उससे काफी नुकसान होगा और ये जनपद के लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसका नुकसान भी होगा। इस नाते ऐसा कोई कदम अगर उठाया जाए तो इसके सोच समझ के उठाया जाए, जी जी सुविधाएं बढ़ाई जाए, क्योंकि अगल बगल के गांव के गरीब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जी लगभग न के बराबर उनको फीस वहाँ पे देनी पड़ती है। जी जब जी निजीकरण हो जाएगा, एक तरीके से प्राइवेट हो जाएगा, तो उनको फीसें तो देनी पड़ेंगी। वो जी सुविधाएं वो जो जो उसको लेगा वो देगा कि नहीं देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। न हम पूछने वाले कौन होते हैं, ये चंद लोग ही तय कर रहे हैं चिट्ठियों के माध्यम से। जी 4 तारीख को लेटर जारी कर रहे हैं, 7 को उसका जवाब मांग रहे हैं। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों, किस बात की है? ये सवालिया निशान बहुत बड़ा खड़ा करता है कि ये जल्दीबाजी इतनी क्या है जो 2 दिन का 3 दिन का समय देके उससे तुरंत चिट्ठी पे रिपोर्ट मांगी जा रही है। और इस पर सबकी राय भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम सभी लोगों का आत्मा या दिल या संबंध उस इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है। तो हमारी भावना का, जनपद के लोगों के भावना का भी सम्मान किया जाए, ऐसा कोई फैसला, ऐसा कोई निर्णय लेने के लिए। धीरज जी बहुत ही वाजिब सवाल उठाए हैं। अब बड़े भाई पुष्पराज पांडे जी से जानना चाहेंगे कि इतना कम समय जो दिया गया है निगम की तरफ से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तरफ से 4 तारीख को पत्र लिखा गया है, 7 तारीख तक जवाब मांग लिया गया है, तो 4 तारीख तो औपचारिकता है, 5 से अगर हम देखते हैं तो 5 और 6, 7 को तो जवाब ही देना होगा, मतलब 2 दिन मान सकते हैं, 48 घंटा। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, आफत थी कि सरकार ने महज 2 दिन का समय दिया? इसके पीछे क्या मंशा थी? क्या महज औपचारिकता है या अपने मन मुताबिक को जवाब इन लोगों से चाहते हैं? क्या हो सकती है इसके पीछे? जी, जैसा ये पत्र पर दिनांक अंकित है, जी जी
उसके अनुसार पूर्णतः पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इनकी योजना है। जी जी ये आख्या नहीं मांग रहे हैं, जी ये जी अपनी थोप रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको अनुमोदन करके हमको भेज दो। कुल मिला ये इस पत्र को देखने से यह उनकी मंशा उजागर होता है। जो हम जनपद वासियों का कह लीजिए या ओबरा वासियों का जो एक नारा होना चाहिए कि शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको पूरी तरह से ये गला काट दे रहे हैं। हमको कुछ चीजें याद आ रही हैं कि आजादी की लड़ाई में भी अधिवक्ताओं की विशेष भूमिका थी। आज संयोग से दोनों लोग अधिवक्ता हैं, वो अलग विषय है कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय भी हैं और अधिवक्ता का भी कार्य करते हैं। तो क्या ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि फिर से वही स्थिति बन रही है कि अधिवक्ताओं को ही कमान लेनी पड़ेगी? क्योंकि इस मामले में जहां तक पूर्व नियोजित बात आ रही है, आपकी भी बातों से और धीरज जी की बातों से, कि पहले से कुछ तय था, महज इस पर एक आख्या मांगी जा रही है ताकि कल को यह कहने के लिए न रहे कि हमने आपसे पूछा नहीं, और उसके अनुसार अपना एक कार्य करें। तो अधिवक्ता समाज हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि विषम परिस्थितियों में चाहे समाज की बात हो, राजनीति की बात हो, न्याय की बात हो, शिक्षा की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, तो लोग अधिवक्ता समाज की तरफ बड़े विश्वास के साथ देखते हैं, क्योंकि ये पढ़ा लिखा, समझदार और अनुभवी विधिवक्ता होते हैं। इस कारण से इनके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। हम इस बारे में हम चाहेंगे, हम निचोड़ के तौर पर आदरणीय बड़े भाई पुष्पराज पांडे जी बताएं, उसके बाद धीरज पांडे जी से भी हम राय लेंगे, फिर अपनी बात ही पूरी करेंगे। आदरणीय श्री पांडे। देखें, ये प्रमोद जी सबसे बड़ी चीज बात इस शिक्षा व्यवस्था पर और आजादी की बात जब उठी है, जी जी, तो ये देखिए, यह सत्य है जी कि समाज में कोई भी कार्य करने के लिए जी जी अधिवक्ता अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जी जी, और पूर्णतः ईमानदारी से। जैसे अधिवक्ताओं का ड्रेस कोड जो दिया गया है, जी जी, काला, कि उस पर कोई दूसरा रंग न चढ़े, इसका अर्थ यही है। जी जी जी, यानी कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो कार्य करें। हमारे ऊपर देखिए, अधिवक्ताओं के पास आप आते हैं, एक पूरी तरह से विश्वास करके सादे कागज पर सिग्नेचर करके चले जाते हैं, और आपके हित के लिए, समाज के हित के लिए जी जी, अधिवक्ता उस पर सारा कार्य अपने ड्राफ्टिंग करता है और उसको न्याय के लिए आगे बढ़ाता है। जी जी जी, ऐसी स्थिति में जी जी, हम लोग तो एक आंदोलन का रूप लेंगे, इसलिए जब शिक्षा ही नहीं रहेगा जी जी, और निजीकरण कर दिया जाएगा शिक्षा का, तो शिक्षा एक तरह से मान लीजिए इनकी जो उद्देश्य है उसको निजीकरण भी करके नहीं रखना चाहते हैं, इसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। जी जी जी, ये इनकी जैसा कि मंशा है पत्र के अनुसार, जी जी, इनकी मंशा यह स्पष्ट होती है कि आज इसको निजीकरण कर दिया जाए, प्राइवेट को दे दिया जाए, और कल के दिन इसको समाप्त कर दिया जाए, ये बिल्डिंग ही न रहे, तो बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? जी जी जी, सोचे कि आज यहाँ पर भोजन का अभाव है, जी, तो वो पैसा कहाँ से आएगा कि शिक्षा ग्रहण करेंगे? जी जी जी, तो ऐसी स्थिति में जी, हम लोग सरकार के इस स्वार्थपूर्ण रवैये का विरोध करेंगे, जी, और हम लोग रोड पर आएंगे जी, और आंदोलन का रूप लेंगे कि कम से कम शिक्षा और चिकित्सा, हम यहाँ चिकित्सा भी एक जोड़ लेते हैं, जी जी, शिक्षा और चिकित्सा ये दो रहे। और ओबरा में देखिए बिजली उत्पादन निगम था, और बिजली के उत्पादन से पूरा देश हमारा उजाला हो रहा था। जी जी, लेकिन इसी के साथ शिक्षा और चिकित्सा का ओबरा में बहुत बड़ा महत्व था, जी जी जी, और उसका देन है कि ओबरा का नाम हुआ, आज विश्व में इसका नाम होता है। जी जी जी, और आज यहाँ सी बन रहा है, डीबी प्लानिंग की है बिजली उत्पादन के लिए, लेकिन शिक्षा को पूर्णतः समाप्त करने की योजना है। शिक्षा की व्यवस्था तो और बढ़ाना चाहिए इनको ना। हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को बहाल रखें और उत्तम बनाए। सार्वजनिक क्षेत्र में, निजीकरण के क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे स्थिति में इनको शिक्षा को और बढ़ाना चाहिए, बढ़ोतरी देना चाहिए, जी जी, सहयोग देना चाहिए। जी जी, अब हम धीरज जी से चाहेंगे कि आप बताएं कि
सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, शिक्षा के क्षेत्र को भी निजीकरण के क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही है, तो आपका इस संदर्भ में क्या प्रयास होगा? जी, अपना विचार। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि तथाकथित अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग जी, आजादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी जी और राष्ट्रीय संपत्तियों को, जो सरकारी संपत्ति है, उसको राष्ट्रीयकरण न करने के बजाय निजीकरण कर रहे हैं। तो जी शिक्षितकरण करें, बाजारीकरण ना करें। और इस तरीके से जो इंटर कॉलेज है, अगर उसको निजीकरण के जद में लेने का अगर प्रयास किया जाएगा तो उसका मुखर विरोध किया जाएगा। पहले हम अभी निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह की कोई गतिविधियां न करें। जो हमारे जनपद का गौरव है जी जी उसके साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। जो निःशुल्क वहाँ शिक्षा चलती है, जो व्यवस्था है, उसको और सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। जी जी क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हम झेलते हैं, जी जी सारी कठिनाइयों का सामना हम करते हैं। तो जो थोड़ा बहुत लाभ उसका मिल रहा है उसको और अच्छे तरीके से हमें प्राप्त हो। हम जनपद वासियों का ये निवेदन है। जी बाकी लूटपाट यहाँ के लोग मचाए ही हैं। जी CSR फंड का कहीं अता पता नहीं है, जी जबकि करोड़ों अरबों का काम होता है। जी आप हमको सबको जानकारी है। जी जी लेकिन दुर्भाग्य है जनपद का। फिलहाल वो विस्तार बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन हम जी। निवेदन करेंगे कि इस तरह की कोई गतिविधियां न हो, जी बाजारीकरण न किया जाए, शिक्षितकरण किया जाए, शिक्षा को निशाना नहीं बनाया जाए। जी जी बड़े भाई अधिवक्ता पुष्पराज पांडे जी और अधिवक्ता और कांग्रेस प्रतिनिधि आदरणीय धीरज पांडे जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।